अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आसिम मुनीर ने जो एक गंदा खेल शुरू किया है जब से ये आर्मी चीफ बना है, उसका नुकसान पाकिस्तानियों को बहुत है। एक तो एक करप्ट टोला बिठा दिया है सरदारी और शरीफों का, जो कि माल बना रहे हो, और बाकी कंट्रोल सारा खुद अपने हाथ में ले लिया है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अमेंडमेंट्स करवा के सारा पावर इसने हासिल कर लिया है। इस पावर को कंटिन्यू करने के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक को चुप कराने के लिए इसको जंगें चाहिए, टेररिज्म चाहिए। ये पहलगाम कराता है भारत के साथ और फिर तैयारी करके बैठा होता है कि जैसे ही भारत रिएक्शन देगा हम हल्का फुल्का वो करके सोशल मीडिया पे छा जाएंगे कि हमने जंग जीत ली, हमने इतने जहाज गिरा दिए, ये वो। ये डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 6 जहाज गिरे हैं, 7 जहाज गिरे हैं, 8 जहाज गिरे हैं, लेकिन ये नहीं बता सक रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी ऐसे स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि किसके जहाज गिरे हैं। इसने कहा इस जंग में 6 जहाज गिरे हैं, कभी कहता है 7 जहाज, कभी कहता है 8 जहाज। तो उसको बेस बना के इसको हीरो बनाया, फील्ड मार्शल बनाया, अब खलीफा बना दिया। अब ये जंगों की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर में पूरा आर्मी का रेजिमेंट जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दी है और टैंक और पूरा इक्विपमेंट्स भेजे जा रहे हैं। मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ ने, हम आते हैं पहले अफगानिस्तान की तरफ, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिलेबस हमने बनाया, मदरसे हमने बनाए, मुजाहिद हमने तैयार किए। इस मुल्क के अंदर अफगान जिहाद लड़ने के लिए जो है आपका तालीमी निसाब जो है चेंज किया गया। आपका तालीमी निसाब यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का से बन के आया। सीआईए ने आपको निसाब दिया कि आपने इस निसाब के तहत जो है नई नस्ल जो है अपनी पढ़ानी है और उसको जवान करना है, और वो नस्ल जवान हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान में कहीं भी एक तारीख नहीं पढ़ाई जाती, एक जोग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता, एक दीनियात नहीं। अब दीनियात का नाम इस्लामियात कर दिया गया। ये इस्लामाइजेशन का जो एक बुखार था, हम शामिल थे उसमें, बुखार था जो 80 की दहाई के अंदर जो चढ़ा हमें बुखार जो है, वो हमारा अपने दीन के लिए नहीं था, वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो कुत्ते के बच्चे, जब तुम सब ये मानते हो तो इसका मतलब अफगानिस्तान को तुम लोगों ने तबाह किया ना। तुम लोगों की अफगान वार से पहले अफगानिस्तान में कोई मदरसे नहीं होते थे। पख्तून हमेशा से कल्चरली बैकवर्ड रहते हैं। काबुल यूनिवर्सिटी में पर्दा वर्दा नहीं था, स्कर्ट ब्लाउज में भी और लड़कियां जाती थीं, लेकिन मेजॉरिटी जो रूरल पश्तून थे वो ज़्यादा इस्लामिक थे और ज़्यादा उनके यहाँ वो था। आपने तो पूरा जिहाद क्रिएट कर दिया। अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के बाद जिहाद ख़त्म हो गया था। इसके बाद अफगान किसी से लड़े नहीं, खाली ब्रिटिश से लड़ते थे जब ब्रिटिश इनके ऊपर कोशिश कर रही थी। बाकी कहाँ अफगान किसी जिहाद का या कहीं कोई नाम था, बल्कि जिहाद पूरी दुनिया में नहीं था सिवाय फ़लस्तीन के, और कहीं हम जिहाद नहीं सुनते थे। ये आपकी क्रिएशन है। ख्वाजा आसिफ आज अफगानों को और तालिबानों को कर रहा है, तो वो बूट पॉलिशिंग इसकी जॉब है, इसलिए कर रहा है। अदरवाइज आपके आर्मी ने ये सब गोरख धंधा फैलाया हुआ है। अब आप ये देखें कि ये डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, ये वादी वाखान है जो वहाँ पे गया था। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की थी। मैंने आपको बताया था कि ये वाखान की जो पट्टी है ये कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी स्ट्रेटेजिक है। उसका बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान से मिलता है, जो कि है तो भारत में, आज नहीं तो कल भारत के हाथ में आना ही है। तो वो अफगानिस्तान से भारत का बॉर्डर है। दूसरा, पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से वो छोटी सी पट्टी काटती है, क्योंकि उस छोटी सी पट्टी और कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया की ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह हैं,
वो रास्ता पाकिस्तान का ब्लॉक है। पाकिस्तान पूरी अफगान वार के दौरान इसकी कोशिश थी कि वो हिस्सा इसके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वहाँ ज़्यादातर नॉर्दर्न अलायंस का कंट्रोल होता था और नॉर्दर्न अलायंस वाज मोस्टली एंटी पाकिस्तान। और ख़ास तौर पे जब तालिबान बनाई थी पाकिस्तान ने, तब से ये, और फिर जब अमेरिका का कब्ज़ा आ गया 2001 से 2021 तक, तो उस 20 साल में पाकिस्तान नहीं कर सकता था कब्ज़ा उस इलाके पे। अब 2021 के बाद जब से तालिबान आई है तो पाकिस्तान ने सोचा ये तो हमारे बच्चे हैं, हम वाखान वैली को पाकिस्तान के केपी में शामिल कर लेंगे। वो नहीं कर पा रहे और उस पर भारत की भी नज़र है। भारत ने भी अभी लंबी चौड़ी एक इस पर पूरा स्टेटमेंट दिया था और अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर गए उधर और उन्होंने चाइना को वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए जगह दी है कि चाइना वहाँ पे पाकिस्तान के बदले चाइना वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करे। अजीज़ दोस्तों, ये हमारे महमूद खान अचकज़ई हैं जो बलूचिस्तान के पश्तूनों के लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें अफ़गानिस्तानियों के एहसानात कभी भी भुलाने नहीं चाहिए पाकिस्तानियों। उन्होंने 71 और 65 की जंग में तुम लोगों का साथ दिया था और आज पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है। आज के पाकिस्तान के रूलर वही डिमांड अफ़गानिस्तान से 3 कर रहे हैं जो ब्रिटिश ने की थी। पहली ये कि ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर एक्सेप्ट करो, जो ना अफ़गानियों ने उस वक्त एक्सेप्ट किया था ना इस वक्त करेंगे। दूसरी ये कि अफ़गानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रहे। ब्रिटिश भी यही चाहते थे, अफ़गानियों ने तब भी नहीं एक्सेप्ट किया, आज भी पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तीसरी ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो काबुल की है वो पाकिस्तान के मशवरे पे और पाकिस्तान के ऑर्डर्स पे चले। महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के पश्तून लीडर, और पाकिस्तान के हाथ से पश्तून निकलता जा रहा है। मैंने आपको कल परसों की एक वीडियो में बताया था कि किस तरह पश्तून अब आर्मी छोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने केपीके के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक के बुनियाद पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है। सबसे पहले पाकिस्तान। आप मुझे ये बता दें कि अफगानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। ये होम मिनिस्टर पाकिस्तान का हाथ पांव जोड़ रहा है पश्तूनों के कि देखो अफगानी तुम्हारे को भड़का रहे हैं और फलान है, तुमको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। पश्तून है ना, वो चाहे पाकिस्तान का हो अफगानी हो, वो पश्तून नेशनलिज्म पे बिलीव करता है। पूरी अफगान वार में पाकिस्तान के पश्तूनों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया था। और आज ये टीटीपी की बात कर रहे हैं ना, टीटीपी देखें, एहसान स्पोक्स पर्सन था, इसी तरह हक्कानी, मुल्ला उमर, फिर उसका बेटा आज जो डिफेंस मिनिस्टर है जिसके साथ नेगोशिएशन करते हैं मुल्ला याकूब, ये सब पाकिस्तान में रहे हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे उम्रा करने जाते थे और सफ़र करते थे। तो वहाँ किस किस के दरमियान हुआ था? अमेरिका और अमेरिका का नुमाइंदा था ज़ल्मे खलीलजाद जी, और अफगान तालिबान का नुमाइंदा कौन था? ज़ल्मे खलीलजाद और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इन्होंने दस्तखत किए जी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है 9 साल पाकिस्तान की जेल में नहीं रहा। तो अब जब आप लोग कहते हैं कि जी तुम बड़े एहसान फरामोश हो, तो आप को थोड़ा अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है, अफगान तालिबान की पॉलिसी से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आप उनको जब एहसान फरामोश कहते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो है उसको बेलबास करके अमरीकियों के हवाले किया। वो कर्नल साहब थे ना, जो कर्नल फ़हीम साहब जिन्होंने ये काम किया था, ये उन्होंने मुझे खुद बताया था। ये जनरल एहसान साहब को क्या पता? जनरल एहसान साहब जो है वो अपने आप को, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अपने आप को वेल इन्फॉर्म समझते हैं।
उनको चाहिए ज़रा पता करें कि जो इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर था कर्नल फ़हीम, उसने मुल्ला ज़ईफ़ के साथ क्या गुफ्तगू की थी और बाद में उसने बड़े फ़ख्र से ये सारी बात मुझे बताई। तो एक तो आपने मुल्ला ज़ईफ़ के साथ ये काम किया, फिर आपने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है उसको 9 साल अपनी जेल में रखा। मुल्ला अबैदुल्ला अखुंद आपकी जेल में मर गया, मिनिस्टर था उनका। तो ये सारे काम हमने किए हैं, ठीक है, आपने नेशनल इंटरेस्ट में किए, लेकिन ये कह के कि जी वो बड़े एहसान फरामोश हैं, आपको पाकिस्तान का सर भला ये नहीं कर कैसा रहे। नेशनल इंटरेस्ट था उस दिन में? एक ये पाकिस्तान की जेलों में भी काफ़ी रहे हैं, जैसे अभी हामिद मीर बता रहा था। क्या ऐसा हुआ था कि इनमें से जो आपके इतना खिलाफ हुए हैं वो क्यों हुए? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, पश्तून कौम है ना, एहसान फरामोश नहीं है। अगर आपका उनके ऊपर एहसान होता ना तो वो एहसान फरामोशी ना करते। पहले भी आपके साथ चले हैं ये तालिबान। इन्होंने आपका असली रंग देख लिया है। इन्होंने देख लिया है कि किस तरह अमेरिका के कहने पे आपने इनके खिलाफ कितना काम किया। 20 साल आपने अमेरिका से डॉलर बटोरे और हज़ारों पश्तूनों को आपने अमेरिका के हवाले करके गुआंतानामो बे भर दी। अजीज़ दोस्तों, लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आगे आता हूँ कि जंग का क्या मामला है। अभी तुर्की ने अपने फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब पाकिस्तान भेजे हैं कि अफ़गानिस्तान से जंग ना करो। तुर्की, कतर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जंग ना हो, बिरादर इस्लामिक मुल्क आपस में ना लड़ें, दोनों मिल के भारत से लड़ो। ये तुर्की का मैसेज है एक तरह से। अजीज़ दोस्तों, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर बार बार कह रहा है कि हम 2 फ्रंट पे जंग लड़ रहे हैं। भारत ने हमें अफ़गानिस्तान और इंडियन बॉर्डर पे दोनों जगहों पे हमें बिजी कर दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया है। भारत ने नहीं, तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों की पॉलिसीज़, तुम्हारी आर्मी की पॉलिसीज़ की वजह से। और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कहा था कि पॉज है, स्टॉप नहीं है। पॉज वो चीज़ होती है जो वापस चलनी होती है। आप फिल्म देख रहे हैं, आपको कहीं उठ के जाना है, कोई चिप्स का पैकेट लेने जाना है या टॉयलेट जाना है, तो आप पोज करके जाते हो, फिर आके स्टार्ट करते हो। ये पोज है क्योंकि भारत को पता था कि पाकिस्तान की आर्मी इंसान का बच्चा तो बनेगी नहीं। तो अभी जो भारत ने नोटम एक्सरसाइज शुरू की थी, चारों तरफ की थी, बांग्लादेश वाली साइड पे भी की थी, इधर भी की थी। इसका मकसद ही यही था। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप के बातों को ये लोग लेके चलते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 6 जहाज और 7 जहाज, वो पाकिस्तानियों को घुमा रहा था भारत को प्रेशर में लेने के लिए कि भारत सर्टेन शर्तें मान ले। अब जैसे कल ट्रंप ने कह दिया कि 50% जो टैरिफ लगाया था भारत पे वो हम ख़त्म कर रहे हैं या कम कर देंगे। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थी। पाकिस्तानी उछलने लगे कि ट्रंप तो हमारी साइड पे खड़ा है, भारत का दुश्मन बन गया है। देखें, फरीद ज़करिया है, इसने बड़ी पते की बात की है। इसने कहा कि भाई ये जो भारत है, अगर कोई दुनिया में कंट्री है जो चाइना को रिप्लेस कर सकता है तो वो भारत है, क्योंकि इस वक्त चाइना एक मॉन्स्टर बन चुका है। जिस तेज़ी से चाइना मिलिट्री और इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि 2050-2055 तक चाइना अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा। अब तो लग ये रहा है कि 2035 तक ये कर लेगा, अगले 10 साल में। जिस स्पीड से इसकी इकोनॉमी, दुनिया का इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है इसका कि आप मतलब हैरान रह जाएंगे। फिर कितनी चीज़ों में तरक्की कर रहा है वो मैं अलग से एक पूरा प्रोग्राम बताऊंगा। तो फरीद ज़करिया कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन में अगर आपको चाइना पे डिपेंड नहीं करना, तो खाली इंडिया है जिसके पास वो एबिलिटी है। तो क्या अमेरिका को नहीं पता? और अमेरिका को नहीं पता कि चाइना से ज़्यादा इंडिया भरोसे के काबिल है। तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी मस्तीखोर है। 6 जहाज गिरे थे जंग में, नाम नहीं ले रहा कि पाकिस्तान के गिरे थे कि इंडिया के गिरे थे। 7 जहाज गिरे थे, 8 जहाज गिरे थे। जिस दिन भारत और अमेरिका की एग्रीमेंट हो गया और आपस में अच्छी हो गई चीज़,
उस दिन बोलेगा शायद कि हाँ देखो, मैं कह रहा था ना कि 6 जहाज गिरे हैं, वो पाकिस्तान के गिरे हैं, तब बोलेगा। अब मसला ये है कि जंग तो होनी है, जो नज़र आ रहा है कि जंग तो होनी है। अब इसने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये जहाज़ों की बात करता है तो अभी इसने कहा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, बोल दो कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ़ौरन बयान दे दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए और ये सब हमारा आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट है ना वो 1997 में 27 साल पहले 1998 में हुआ था। कुछ तो है, या फिर ये भारत को उकसा रहा है। ये शशि थरूर साहब ने कहा है, जो अभी इनकी लंबी चौड़ा एक आर्टिकल आया है, बड़ा इसने खतरनाक, शशि साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की डबल गेम जो अमेरिका और चाइना दोनों के साथ खेल रहा है वो पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर है। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी ख़तरनाक है। एक तरफ वो चाइना के साथ हर मौसम का दोस्त, हिमालय से ऊंची दोस्ती, जिसकी $70 बिलियन पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगी हुई है। ये जो चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, उसका ये मेन पार्ट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, और इससे पाकिस्तान ने बड़ा माल कमाया। लेकिन अब दूसरी तरफ अमेरिका है जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का पापा रहा है और वो है आज भी। और ऐसे में ट्रंप ने आके जो इनको डबल गेम के हवाले से फंसा दिया है, उससे पाकिस्तान अब निकल नहीं सकता। चाइना का भरोसा छिन गया है, अब चाइना पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता। इसी तरह अभी मॉस्को में जो मीटिंग हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ने फॉरेन मिलिट्री बेस अफ़गानिस्तान में देने से सब ने मिल के मना किया था और पाकिस्तान को भी मजबूरन उस पर साइन करनी पड़ी थी। अफ़गानिस्तान में किसी को भी फॉरेन मिलिट्री बेस देने की इजाज़त नहीं है। मुझे अभी एक साहब ने, मतलब आप अंदाज़ा लगाएंगे कुछ लोग बड़े गैर सीरियस किस्म के लोग होते हैं। मेरी वाइफ की कई मेडिकल इश्यूज़ हैं और हमारे, आपको पता है मामला वैसे ही कितने क्राइसिस में रहते हैं, तो मेरी वाइफ के मेडिकल इश्यूज़ हैं। हम डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में बैठे हैं, एक साहब वीडियो कॉल कर रहे हैं। कभी उनको मैं जानता नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ से उनके पास, क्योंकि व्हाट्सएप के 50 ग्रुपों में मुझे लोगों ने डाला हुआ है, तो वहाँ से नंबर लेके तो वीडियो कॉल डायरेक्ट मैंने कट कर दी, वापस कर रहे हैं। 3-4 बार की ना, तो मैंने फिर मैं घर आके देखा तो मैसेज कि वो मसला ये है कि चाइना है ना, वो सॉरी अमेरिका है ना, वो बगराम एयरपोर्ट चाहता था और हमने सुना है कि अफ़गानिस्तान ने बगराम एयरपोर्ट इंडिया के हवाले कर दिया है और अब बगराम एयरपोर्ट पे इंडिया का कब्जा है और इस पर कोई मीडिया नहीं बोल रहा। मेरे पास ये सीक्रेट न्यूज़ आई तो मैंने कहा कि आपसे इस पर डिस्कस करूं। अब बताओ कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला, जैसे हम फारिग बैठे हुए हैं। फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, रिएक्शन ही नहीं दिया। फिर शाम को फिर वापस कॉल्स आनी शुरू हुई उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि जब अफ़गानिस्तान क्लियर अल्फाज में कह रहा है कि अफ़गानिस्तान का 1 इंच भी हम किसी को नहीं देंगे, तो वो भारत को क्यों देंगे? और दूसरा, भारत को बगराम एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है, कोई ये बता दे। भारत को पोर्ट, चाबहार पोर्ट भारत के लिए ज़रूरी है, बेनिफिशियल है, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। एयरपोर्ट बगराम का भारत लेके क्या करेगा? कोई भारत के मिलिट्री इंटेंशंस नहीं है जो अमेरिका के हैं। अमेरिका को तो इसलिए चाहिए कि उसने चाइना से भी भिड़ना है, रशिया से भी भिड़ना है, ईरान से भी भिड़ना है, तो इसको चाहिए उधर अड्डा। भारत का ना ईरान पे कब्जा का कोई प्रोग्राम है, ना चाइना से जंग लड़ने का है, ना रशिया से, ना किसी से नहीं है। भारत को बगराम एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है? भारत के अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई फ्रेंडली काम होगा अगर बगराम एयरपोर्ट के हवाले से, तो वो भारत को अफगानिस्तान
मदद करेगा। ट्रंप की ख्वाहिश है कि बगराम एयरपोर्ट मिल जाए। रशिया इस मामले में खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान की करंट जो पॉलिसी है ना, वो कोई बेसलेस है। ट्रंप ने हड्डी फेंकी, भाग के गए, हड्डी उठा ली। इधर से चाइना ने हड्डी फेंकी, इधर भाग के उठा ली। सऊदियों ने कहा कि ये करो तो सऊदियों के आगे लेट गए। कतर का ये करो तो कतर के आगे लेट गए। तुर्की ने कहा, अरबगान ने कहा कि आ जाओ भाई, ये करो वो करो, तो उसके आगे लेट जाते हैं। पाकिस्तान तो एक प्रोस्टिट्यूट है, जो पैसा देगा उसके आगे लेट जाएगा। और ये सब चीज़ें, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो ना, तो वो ये चीज़ें नहीं करती। ये मिलिट्री जब कंट्रोल करे ना, तो वो होती है। आप मुझे ये बताएं कि आपने एक पोर्ट ग्वादर चाइना को दे दी कि डेवलप करो। ग्वादर एक मच्छरों का इलाका था, छोटी सी मच्छरों की बस्ती थी। उसको पूरा पोर्ट डेवलप किया चाइना ने। और ये सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं। और फिर ये आसिम मुनीर गए तो ट्रंप के पास, तो ट्रंप ने कहा कि ग्वादर का क्या स्टेटस है, ये वो कहता है वो तो ज़ाहिर है हमने एक एग्रीमेंट है और चाइना के पास है। आप ऐसा करें, हम आपको पसली दे देते हैं, आप पसली में पोर्ट डेवलप करें। 50-100 किलोमीटर दूर होगा पसली ग्वादर से। कोई सेंस बनता है कि दुनिया की इतनी बड़ी पावर एक पर तरफ हो, 50-100 किलोमीटर बाद आप दूसरे को भी उधर अड्डा दे रहे हैं। यार ऐसा तो तवाइफ भी, प्रोस्टिट्यूट भी नहीं करती। वो एक गाहक के साथ होती है तो उसी को सेटिस्फाई कर रही होती है। यहाँ तो पाकिस्तान की आर्मी तो तवाइफ से भी बदतर है, प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर है। तो ऐसे में पाकिस्तान जंग करने के लिए पूरा तैयार बैठा है। और ये है कि अमेरिका की भी हर बात मान रहा है, चाइना की भी मान रहा है, अरबियन गल्फ कंट्रीज़ की भी मान रहा है, तुर्की, अज़रबैजान, सबके आगे लेटा हुआ है। और क्या भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2 पाकिस्तान सरवाइव करेगा? क्या एटम बम चलेगा? क्योंकि बार बार धमकियां तो आर्मी का चीफ यही दे रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो इस बार हम एटम बम भी चला देंगे। तो एटम बम के हवाले से ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर एटम बम चल नहीं सकता। दूसरा, आपके पास जो एयरक्राफ्ट हैं F-16 वगैरह, जो कि एटम बम का हवाले से के वो कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, अमेरिका अलाउ करेगा? ये सब बड़ी सोचने की बातें हैं। मैं नहीं समझता कि इस बार भारत कोई 2-4 स्ट्राइक्स, जो पिछले बार 1-2 दिन की जंग रही थी, मैं नहीं समझता इस बार इतने छोटे पे काम चलेगा। इस बार बहुत कुछ होना है जो मुझे एक, हालांकि देखें जंगें अच्छी नहीं होती किसी के लिए भी। भारत का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान का ऑफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्राउंड पे हमें पता है कि नहीं है। दूसरा, पूरा भारत की सरकार के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान में आर्मी के साथ कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे तो ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है। ग्राउंड पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। ग्राउंड पे ना पश्तून पाकिस्तान के साथ है, ना बलोच पाकिस्तान के साथ है, ना सिंधी पाकिस्तान के साथ है, और इवन पंजाबी भी इस वक्त साथ नहीं है। और आप सोचें कि अगर एक तरफ से अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ से भारत, ये 2 फ्रंट अगर खुल जाते हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड भी डिवाइडेड होगी कि अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। तो सोचने का बड़ा मकाम है। बांग्लादेश के बारे में हम ये सोचें कि बांग्लादेश का इसमें क्या रोल होगा, तो कुछ भी रोल नहीं होगा, सिवाय इसके कि बांग्लादेश से टेररिज्म के लिए इन्फिल्ट्रेशन का चांस है बहुत, लेकिन और कुछ बांग्लादेश से आप उम्मीद ना रखें। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच for all your support. Kindly keep supporting.